तो सॉरी भाई, एक मिस्टेक हो गई थी अभी, ठीक है। तो सॉरी उसके लिए। तो हम बता रहे थे कि भाई ऑक्सीसब्सन है जो किसके अंदर होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, ऑक्सीसब्सन होगा, ठीक है। तो माइट देखने अच्छे से लगा, ठीक है। तो ऑक्सीसब्सन किसके अंदर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। तो उसके बाद आते हैं हमें माइटोकॉन्ड्रिया, तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो भाई जो एनर्जी बनाई है हमारी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ने, तो उसको एक यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाना भी ज़रूरी है। तो उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाना भी ज़रूरी है। तो उसको ले जाने के लिए एक हमारी बॉडी के अंदर होता है भी गोल्जी बॉडी। तो अब हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी। देखिए भाई गोल्जी बॉडी क्या है। गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडी हम पढ़ेंगे। तो ये क्या करता है भाई, इसको बोला जाता है परिवहन तंत्र। प्री परिवहन परिवहन तंत्र ऑफ परिवहन तंत्र यानी परिवहन तंत्र यानी क्या बोला था भाई, शरीर का परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र का मतलब क्या है भाई, जो क्या करेगा, एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाएगा। तो लेकर कैसे जाएगा, जैसे कि भाई अब मैं बोल रहा हूँ, तो अब एनर्जी को मतलब एनर्जी की ज़रूरत किसको है, तो मेरी जीभ को है और मेरे ब्रेन को, क्योंकि मेरा ब्रेन सोच रहा है और मेरी जीभ क्या है, बोल रही है। बाकी उतना काम तो नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, बाकी उतना काम तो नहीं कर रही है। तो अब ज़रूरत की अब जो एनर्जी है उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है, तो मेरी जीभ को और मेरे ब्रेन को है। तो ये जो मेरी जीभ है और मेरे ब्रेन तक जो एनर्जी ले जाने का काम कौन कर रहा है, तो वो गोल्जी बॉडी कर रहा है। तो कौन कर रहा है भाई, गोल्जी बॉडी कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, शरीर का परिवहन तंत्र बोला जाता है। और एक और काम क्या है भाई, ये क्या करता है, सबसे पहले जो ऊर्जा देने का काम करता है वो किसको करता है, ब्रेन को करता है भाई। तो सबसे पहले ऊर्जा किसको देगा, ये ब्रेन को देगा। सबसे पहले ऊर्जा किसको देगा, ब्रेन को देगा। और हमारा ब्रेन, यदि हमारे ब्रेन को ऊर्जा नहीं मिली तो ना तो हम सोच सकते हैं ना ही कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को एक्टिव करने के लिए, हमारी बॉडी को एक्टिव करने के लिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा की जो ज़रूरत होती है वो किसको होती है, ब्रेन को होती है। तो सबसे पहले ऊर्जा किसको देगा भाई, ब्रेन को देगा, ठीक है। तो यही काम होते हैं, बस इसके ज़्यादा काम नहीं होते हैं। यानी शरीर के ये क्या करता रहता है, एक बॉडी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक क्या करता रहता है, ऊर्जा का यानी ट्रांसफ़र करता रहता है, परिवहन करता रहता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है भाई शरीर को, जो हमारी कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं अब बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसको यानी पचकने से बचाने के लिए, इसको टूटने से यानी इसको पचकने से बचाने के लिए इसके अंदर क्या होता है भाई, एक ऐसी जालीनुमा संरचना होती है, ठीक है। ऐसी संरचना होती है, इस संरचना को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोला जाता है, जो ये संरचना है इसके अंदर। यानी ये क्या काम करती है, ये क्या काम करती है, जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ये एक पिलर का काम करती है। पिलर का काम कैसे, जैसे कि हम कोई मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो उसके अंदर उसको छत को नीचे आने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, दीवार वगैरह पिलर वगैरह का यूज करते हैं। तो दीवार है या पिलर है उनका यूज करते हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी सेल होती है, ताकि उनके जो पार्ट हैं वो एक दूसरे से क्या हो, एक दूसरे से संपर्क में ना आए, और ये क्या है, पचके ना, ठीक है। जो ये क्या है, पचके ना, तो इसको पचकने से बचाने के लिए इसमें कंकाल का जो काम करती है, यानी जो कंकाल है इसका कंकाल का जो काम करती है वो कौन करती है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करती है, इसमें कंकाल का काम करती है। तो अब देखिए भाई, जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है स्मूथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और एक होता है यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रफ ईआर यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है दो प्रकार का होता है। एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। यानी जो रफ वाला पार्ट है यहाँ बना देते हैं, ऐसे हो गई रफ वाला पार्ट, और जो ऊपर वाला है ये क्या है, स्मूथ है। तो अब देखिए ये स्मूथ और रफ कैसे होता है। यानी जो स्मूथ है, जो चिकना पार्ट है, ये किसका काम करता है, ये वसा बनाने का काम करता है। जो वसा होता है, घी होता है, चर्बी होती है, वो सारी किससे बनती है, वसा घी चर्बी बनाने का काम कौन करता है, स्मूथ वाला पार्ट करता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का। और जो रफ वाला पार्ट है, रफ वाला पार्ट क्या करता है भाई, जो रफ वाले पार्ट है
भाई इसको देखा गया कि ये रफ और ये स्मूथ क्यों है, तो स्मूथ वाले का पता चल गया कि भाई ये स्मूथ क्यों है, क्योंकि कोई भी चीज़ चिकनी होती है वो क्यों होती है, या तो उस पर वसा है, घी है या चर्बी है, तभी जाके वो क्या होगी, स्मूथ होगी, चिकनी होगी। तो अब ये पार्ट था भी हमारे पास, उन्होंने देखा कि इसके दो पार्ट, उनमें एक पार्ट रफ, तो रफ वाला पार्ट है वो रफ क्यों है। जब उसको मैं ज़्यादा जूम करके देखा गया, तब उसको जूम किया गया तो उसमें देखा कि ये दानेदार संरचना मिली, दानेदार, तो उसमें दानेदार संरचना मिली, और उस दानेदार संरचना को क्या बोला गया, राइबोसोम, राइबोसोम बोला गया। जो राइबोसोम बोला गया भाई, जो इन्होंने देखा कि भाई इसके अंदर तो दानेदार संरचना है, तो दानेदार संरचना क्या थी भाई, राइबोसोम थी। ठीक है, तो अभी ये दानादार संरचना मिली भी, इसके अंदर राइबोसोम था, तो राइबोसोम माना मिला भी, तो यार उन्होंने देखा कि जो राइबोसोम है इसका काम क्या है, यानी उन्होंने देखा कि भी राइबोसोम तो है, इसका काम क्या है, ये दानेदार क्यों है और ये चिकना है, तो ये दानेदार क्यों है। तो जो राइबोसोम है वे क्या करता है, सबसे पहला पार्ट है प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण करता है। जो राइबोसोम है किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए क्या बोला जाता है इसको, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन की फैक्ट्री, यानी जो प्रोटीन है हमारा, प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन क्या है, जो प्रोटीन है जो हमारी बॉडी है उसको ग्रोथ करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, प्रोटीन की। जैसे जैसे कि भाई लड़के हैं वो जिम वगैरह में जाते हैं, ठीक, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो वो प्रोटीन लेते हैं, तो प्रोटीन क्यों लेते हैं, क्यों लेते हैं, ताकि उनकी जो बॉडी है वो क्या कर सके, ग्रो कर सके, यानी जो उनकी बॉडी है वो क्या कर सके, ग्रो कर सके, इसलिए वो क्या करते हैं, वे प्रोटीन लेते हैं। ठीक है, तो वही प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोला गया है, राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, तो वही देखा गया कि राइबोसोम भी दो प्रकार का है, जो उन्होंने देखा कि जूम करके देखा, तो उन्होंने देखा कि जो राइबोसोम है वो भी दो प्रकार का है। तो दो प्रकार का कौन कौन सा भी, एक 70S है और एक 80S है। जो 70S है और 80S, इसमें क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले देखिए कि जो एस है, एस क्या है, सेंडिमेंटेशन, सेंडिमेंटेशन कोफिशियंट, सेंडिमेंटेशन कोफिशियंट, इसको एस को क्या बोलते हैं, सेंडिमेंटेशन कोफिशियंट। जो सेंडिमेंटेशन कोफिशियंट है ये क्या होता है, ये होता है जब हम किसी भी, जब सेंडिमेंटेशन कोफिशियंट है जिसको लिक्विड के अंदर डालते हैं, तो लिक्विड के अंदर सबसे पहले बैठने वाला पदार्थ कौन सा है, सबसे पहले कौन सा बैठा और सबसे बाद में कौन सा बैठा, यानी बाद में कौन सा बैठा, यानी जो सबसे पहले बैठ जाएगा वो कौन सा होगा, 80S होगा, और जो सबसे बाद में बैठेगा वो कौन सा होगा, 70S होगा। तो वही 70S और 80S में है, जैसे कि जो हमारे वायरस होते हैं, ठीक है, वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया बैक्टीरिया होते हैं, तो उनमें कौन सा प्रोटीन होता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। और जो जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी है, एनिमल है, यानी जितनी भी चीज़ें हम आंखों से देख सकते हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तो उनमें कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 80S राइबोसोम उनमें पाया जाता है। और जो सबसे छोटी चीज़ें होती हैं उनमें कौन सा, 80, उसमें 70 सबसे छोटी चीज़ें होती हैं, उनमें कौन सा पाया जाता है, 70S पाया जाता है। ठीक है, तो ये था भी राइबोसोम। ठीक है, तो ये स्मूथ वाला पार्ट था भी हमारा, जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलता है ER, ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोला जाता है। उसके बाद हम आते हैं अभी, उसके बाद हम पढ़ते हैं अभी सेंट्रोसोम। जो सेंट्रोसोम है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो सेंट्रोसोम पढ़ते हुए हम, सेंट्रोसोम, जो सेंट्रोसोम है वो क्या करता है, जो सेंट्रोसोम है ये कोशिका विभाजन में, ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। जो सेंट्रोसोम है ये हमारे शरीर के अंदर जितनी भी सेल डिवीजन होती है, जितनी भी हमारी बॉडी है, जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल डिवीजन होते हैं उसमें सहायता कौन करता है, तो कोशिका विभाजन में सहायता सेंट्रोसोम करता है। यानी जो कोशिका विभाजन के लिए सहायता कौन करता है हमारी बॉडी में, सेंट्रोसोम करता है। ठीक है, तो वही जो सेंट्रोसोम है वो कोशिका, हमारी बॉडी में कोशिका विभाजन होना भी बहुत ज़रूरी है, और कोशिका विभाजन होना बहुत ज़रूरी है। और यदि कोशिका विभाजन हद से ज़्यादा हो गया, यानी उसकी टाइमिंग बढ़ गई, वो कंट्रोल नहीं हुआ, तो वो किसका रूप ले लेता है, तो वो वही कैंसर का रूप ले, कैंसर, यानी कैंसर की एक सीधी सी डेफिनेशन होती है, अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन,
सेल डिवीजन, यानी जब सेल डिवीजन है, जो कोशिका विभाजन है, वो अनकंट्रोल्ड हो जाए तो वो किसका रूप लेता है, कैंसर का रूप ले लेता है। पर भाई इसके लिए क्या, अभी कैंसर के लिए कोई मतलब मेडिसिन नहीं बनी, मेडिसिन नहीं है। इसके उपचार के लिए कैंसर के कोबाल्ट वगैरह का यूज़ किया जाता है, उसमें से रेज़ वगैरह निकाली जाती हैं, ठीक है, रेज़ वगैरह का यूज़ किया जाता है, जिससे हम कुछ हद तक उसको ठीक कर सकें। लेकिन वही इसके लिए क्या होता है भी, ये बहुत ही नुकसानदेह होता है। इससे जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है, जो इम्यूनिटी है यानी जो पावर है, वो ख़त्म हो जाती है बिल्कुल, ठीक है। तो ये अभी कैंसर में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज नोन हैज़ कैंसर। तो भाई ये कैंसर होता है। तो भी सबसे ज़्यादा पहले यहाँ पर तभी सेंट्रोसोम है, जो जो सेंट्रोसोम है, कोशिका विभाजन, जो कोशिका विभाजन है, विभाजन, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो भी सबसे ज़्यादा जो कोशिका विभाजन होता है वो हमारे लीवर में होता है, और सबसे कम कोशिका विभाजन होता है हमारे ब्रेन में होता है। तो सबसे कम कोशिका विभाजन, सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है, सबसे कम कोशिका विभाजन हमारे ब्रेन में होता है, और सबसे ज़्यादा जो कोशिका विभाजन है वो कहाँ होता है, हमारे सबसे कम कोशिका विभाजन हमारे लीवर के अंदर होता है, ठीक है। तो लीवर होता है वही, वो उसमें जी रीजनरेट करने की जो पावर होती है, उस जो रीजनरेट करने की जो पावर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा मतलब क्या है कि जब लीवर है तो उसमें कुछ डिफेक्ट हो गया, यानी वो कट गया, तो वो क्या कर लेगा, अपने आप को जल्द ही रीजनरेट कर लेगा। लेकिन ब्रेन के अंदर ऐसा नहीं है। यदि ब्रेन में चोट लग गई, यानी ब्रेन को डिफेक्ट हो गया, ब्रेन को कोई इशू हो गया, तो फिर ये ठीक होने वाला नहीं है। तो भी इसी में होता है, जैसे हम छिपकली देखते हैं, छिपकली छिपकली हैं, चूहे हैं, उनकी पूँछ क्या हो जाती है, कट जाती है, तो वो उनकी पूँछ कट जाती है, उनको कोई दिक्कत ही नहीं होती है, क्योंकि हम 4-5 दिन के बाद देखते हैं उनकी पूँछ है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाती है, यानी जो उनके अंदर, उनकी पूँछ के अंदर जो सेल होती है उनमें कोशिका विभाजन सबसे तेज़ होता है छिपकली और चूहों के अंदर। वो क्या कर देते हैं अभी, अपनी पूँछ को गिरा